हेलो व्यूअर्स, वेलकम टू माय चैनल। क्लास 6 की एनसीईआरटी हम कवर कर रहे हैं और एक चैप्टर चल रहा था हमारा, चैप्टर 6 यानी कि न्यू क्वेश्चंस एंड आइडियाज़। ये क्लास 6 की हमारी आवर पास्ट का चैप्टर है जो चल रहा कवर हो रहा था, जिसका पार्ट 1 वीडियो जो है वो ऑलरेडी अपलोड हो चुका है। ये है वीडियो पार्ट 2। वीडियो स्टार्ट करने से पहले, अपने चैप्टर को कंटिन्यू करने से पहले रिक्वेस्ट है आप सभी से कि आप चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, वीडियो को लाइक एंड शेयर ज़रूर कीजिए। अगर आपको वीडियो पसंद आ रहे हैं, वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लग रहे हैं, तो वीडियो को लाइक एंड शेयर ज़रूर कीजिए। हमने पार्ट 1 में जो था एक स्टोरी स्टार्ट करी थी, बुद्धा की जीवन की स्टोरी थी, जिनको बताया गया था कि ये बुद्धिज़्म के फाउंडर थे 2500 साल पहले। इन्होंने जो है बुद्धिज़्म रिलीजन को जो है वो फाउंड आउट किया था। उनके बारे में हमने सारी जानकारियाँ देखी थी कि वो क्षत्रिय से बिलोंग करते थे, शाक्य गण से बिलोंग करते थे, और उनको कहाँ पे एनलाइटमेंट प्राप्त हुआ था, कहाँ पे उनकी डेथ हुई थी, इसके बारे में हमने देखा था। आगे हमने उनका ये भी समझा था कि उन्होंने ज़िंदगी का क्या मतलब समझाया है, इसके बारे में हमने पढ़ा था। उनका कर्मा का क्या मीनिंग था, उनके अकॉर्डिंग कर्मा क्या होता है, ये हमने पढ़ा था। उन्होंने 6 इंडियन फ़िलासफ़ी के स्कूल्स जो हैं उनके बारे में बताया। उन्होंने नहीं बताया, हमारे मतलब ये 6 स्कूल्स ऑफ इंडियन फ़िलासफ़ी हैं जिनके बारे में हमने पढ़ा था ये, और उनको किसने फाउंड आउट किया था, हमने उनके नाम भी जाने थे। हमने स्टोरी समझी थी किसा गौतमी की, इससे क्या मैसेज पहुंच रहा था, ये आप बखूबी समझोगे, मुझे उम्मीद है। आगे हमने जो था वो उपनिषद के बारे में पढ़ा था, और उसका क्या मीनिंग है, लिटरल मीनिंग क्या है उपनिषद का, इसके बारे में हमने डिस्कस किया था। आगे हमने जो था वो एक वाइस बैगर की कहानी पढ़ी थी, और उपनिषद के जो थिंकर्स थे मोस्टली जो थे वो मेंस थे, और वुमेंस के भी उसमें कुछ 4 इंपॉर्टेंट नाम दिए गए हैं वुमेंस के जो फेमस रही थी। और उसके बाद ये भी कहा गया था कि उपनिषदों के ऊपर और उपनिषदों को बाद में जो है वो और उनकी सर्च और उसमें कुछ नए आइडियाज़ को जनरेट करने की कोशिश करी गई थी फेमस थिंकर द्वारा, शंकराचार्य, जिनके बारे में हम क्लास 7th में पढ़ेंगे। अब हम जो स्टार्ट करेंगे वो पढ़ेंगे जैनिज्म के बारे में, लेकिन उसको स्टार्ट करने से पहले हम एक बॉक्स पढ़ लेते हैं, पनीनी द ग्रामरियन। कौन थे ये, इनके बारे में पढ़ लेते हैं कि एक वहाँ उस टाइम पे दूसरे स्कॉलर्स भी काफ़ी हद तक एक्टिव थे, वो भी डिफरेंट काम कर रहे थे। उनमें से मोस्ट एक फेमस स्कॉलर रहे हैं जिनका नाम है पनीनी, जिन्होंने जो था वो संस्कृत में ग्रामर को प्रिपेयर किया था, यानी कि संस्कृत की क्या व्याकरण हो सकती है, इसको जो था इन्होंने प्रिपेयर किया था पनीनी ने। उन्होंने कुछ वॉवल्स और कॉन्सोनेंट को जो है वो स्पेशल ऑर्डर में अरेंज किया था, एंड देन यूज्ड, और फिर उनको यूज़ किया था फार्मूला को क्रिएट करने के लिए, लाइक दोज फाउंड इन एल्जेब्रा। जैसा कि एल्जेब्रा में हमें फार्मूला मिलते हैं, वैसे ही इन्होंने फार्मूला क्रिएट करे थे कुछ स्पेशल ऑर्डर में वॉवल्स को और कॉन्सोनेंट को अरेंज करके। He used these to write down the rules of the language. लैंग्वेज के रूल्स को राइट डाउन करने के लिए जो है वो उन्होंने शॉर्ट फार्मूला बनाए थे कि हमें कैसे लिखें। जैसे हम ग्रामर में, जैसे हम इंग्लिश ग्रामर में हम जो रूल्स यूज़ करती हैं कि किस तरीके से सेंटेंस का एक फॉर्मेशन होता है, कैसे कहाँ पर वर्ब लगेगा, कहाँ पर प्रोनाउन लगेगा, कहाँ पर एडवर्ब लगेगा, ठीक वैसे ही जो है वो संस्कृत में किस तरीके से जो है वो हम लें, वहाँ पर हम किस तरीके से जो है वो हम कहाँ पर क्रिया शब्द इस्तेमाल करेंगे, कहाँ पर हम जो है वो बाकी जो ग्रामर के जो टर्म्स हैं उनको हम कहाँ पे इस्तेमाल करेंगे, इस चीज़ को जो है वो उसके लिए उन्होंने कुछ शॉर्ट फार्मूले बनाए थे, करीब 3000, अराउंड 3000 ऑफ देम, 3000 से उसमें से कई फार्मूले थे जो इन्होंने डेवलप किए थे। अब हम पढ़ लेते हैं जैनिज्म के बारे में। जैनिज्म आप बखूबी पता है कि हमारा एक ये रिलीजन है, एक माइनॉरिटी रिलीजन है, बहुत कम लोग इसे फॉलो करते हैं इंडिया में, वो भी लेकिन अपने आप में रिलीजन है जिसके फॉलोअर्स इंडिया में पाए जाते हैं। तो इनके बारे में हम स्टार्ट करते हैं कि जो जैन में 24 तीर्थंकर हैं, और उन 24 तीर्थंकरों में से जो हमारे 24वें तीर्थंकर हैं, जो कहे जाएंगे लास्ट, और 24th तीर्थंकर जो हैं वो जैन्स में, जिनका नाम है वर्धमान महावीरा, ऑल्सो स्प्रेड हिज मैसेज अराउंड द टाइम। उन्होंने भी अपने कुछ पैगाम, अपने कुछ संदेश जो हैं वो उस टाइम पीरियड में दिए थे। किस टाइम पीरियड में? 2500 साल पहले, जिस टाइम पे बुद्धिज़्म डेवलप हो रहा था, जिस टाइम पे बुद्धिज़्म का एक तरीके से फाउंड हुआ था, उसी टाइम पीरियड में ये 24वें तीर्थंकराज, जिनका नाम था वर्धमान महावीरा, इन्होंने भी जो है अपने मैसेज को स्प्रेड आउट किया था। ये जो थे वो बिलोंग करते थे, क्षत्रिय प्रिंस थे ऑफ लिच्छवीज़ के ये क्षत्रिय प्रिंस थे। एक ग्रुप जो कि पार्ट था वज्जी संघा का पार्ट था, जिसके बारे में हमने चैप्टर 5 में पढ़ा था। हमने मगध एम्पायर और वज्जी एम्पायर पढ़ा था।
उसी वज्जी एम्पायर में से, उसी वज्जी संघ में से, वज्जी संघ का एक ग्रुप था लिच्छवीज, जिसमें से क्षत्रिय प्रिंस थे ये वर्धमान महावीरा। 30 साल की उम्र में इन्होंने जो था वो घर छोड़ दिया और जंगल में चले गए। 12 साल वहाँ पर उन्होंने जो था वो अकेली ज़िंदगी और बड़ी ही मुश्किलात की ज़िंदगी इन्होंने वहाँ पर जी। और एट द एंड ऑफ द टाइम जब ये इनका डेथ आ गई, जब एट द एंड ऑफ विच, जिसके बाद में उनको जो था वो फाइनली एनलाइटमेंट अचीव हुआ था। जैसे बुद्धा को एनलाइटमेंट अचीव हुआ था, वैसे ही वर्धमान महावीरा को एनलाइटमेंट अचीव हुआ। ही टॉट अ सिंपल डॉक्ट्राइन, men and women who wish to know the truth must leave their home। उनका सिंपल सा फंडा था भाई कि अगर आपको सच की तलाश करनी, सत्य की तलाश करनी है तो आपको अपने घर बार छोड़ने पड़ेंगे, चाहे आप पुरुष हों चाहे आप महिला हों। उनका सिंपल सा ये फंडा था। दे मस्ट फॉलो वेरी स्ट्रिक्टली द रूल्स ऑफ द अहिंसा। अहिंसा के रूल्स को आपको स्ट्रिक्टली फॉलो करना पड़ेगा, जिसका मतलब ये था कि आप किसी को हर्ट नहीं कर सकते, किसी को मार नहीं सकते, किसी भी लिविंग बींग्स को, किसी भी लिविंग बींग को आप हर्ट नहीं कर सकते, आप उनको मार नहीं सकते। ये अहिंसा का मतलब था उनके मुताबिक। ऑल बींग्स सेड महावीरा लॉन्ग टू लिव। सारे बींग्स को, यानी सारे जो भी लिविंग बींग्स हैं, उनका मतलब उनको जीवित रहने का अधिकार है, ये उनका मानना था महावीरा का। टू ऑल थिंग्स लाइफ इज़ डियर। सब चीज़ों के लिए ज़िंदगी अहम है, ज़िंदगी अहम हिस्सा है सबका, यानी सबको जीवन प्यारा होता है भाई। हमें भी प्यारा है, आपको भी प्यारा है। कोई नहीं चाहता इस दुनिया में मरना, सिंपल सी बात है भाई। सब ये सोचते हैं कि भाई हम लंबी शतायु की उम्र जी रहे हैं, 100 साल जिए, 100 साल भी अगर हम मान लेते हैं, लेकिन अगर हमारे हाथ में हो तो हम तो भैया कभी मरे ही ना। हमारा तो ये फंडा रहता है, ह्यूमन बींग्स का फंडा यही रहता है। लेकिन ऐसा नहीं है, ये दुनिया में कुछ भी जो है वो परमानेंट नहीं है। जो इस दुनिया में आया है वो इस दुनिया में जाएगा। इसका मैसेज हमें पीछे किस्सा गौतमी की स्टोरी में पता चला था, ठीक है। तो सबको जीवन अपना प्यारा होता है, तो उन्हीं के हिसाब से ही कह रहे हैं कि अहिंसा आपको नहीं करनी है, सबको जीना पसंद है और सबको जीना चाहिए। ऑर्डिनरी पीपल कुड अंडरस्टैंड द टीचिंग ऑफ महावीरा एंड हिज फॉलोअर्स बिकॉज द यूज प्राकृत। यानी ऑर्डिनरी पीपल जो था वो उन महावीरा की टीचिंग्स को जो है वो समझ रहे थे, क्योंकि वो जो थे वो प्राकृत लैंग्वेज में बात करते थे, जो वहाँ के ऑर्डिनरी पीपल लैंग्वेज इस्तेमाल करते थे। और यही लैंग्वेज जो थे वो हमारे गौतम बुद्ध थे, वो भी इसी लैंग्वेज को यूज़ करा करते थे अपने मैसेजेस को कन्वे करने के लिए। देयर वर सेवरल फॉर्म्स ऑफ प्राकृत के अलग अलग फॉर्म्स थे जो डिफरेंट पार्ट में कंट्री के बोले जाते थे, और उनका नाम भी उसी रीजन के अकॉर्डिंग ही रख दिया गया था कन्वीनियंसी के लिए। एग्जाम्पल के तौर पे जो प्राकृत बोली जाती है मगधा में, उसे कहा जाता है मगधी। जो मगधी जो होती है वो एक प्राकृत का एक फॉर्म है, प्राकृत लैंग्वेज का एक फॉर्म है, जो कि मगध में यानी कि बिहार के इलाके में बोली जाती है, जिसको कह दिया गया है मगधी। महावीरा के जो फॉलोअर्स थे हु वर नोन एज जैनाज, महावीरा के जो फॉलोअर थे उनका नाम, वो लोग जो थे जैनाज थे। फॉलोअर्स ऑफ महावीर हु वर नोन एज जैनाज उनको कहा जाता है। महावीर को जो फॉलो करते थे वो कहलाते थे जैनाज, और इन्हीं के नाम पर, इन्हीं के फॉलोइंग की वजह से इस रिलीजन का नाम पड़ गया जैनिज्म। हैड टू लीड वेरी सिंपल लाइफ, बहुत ही आसान, मतलब एक तरीके से सिंपल जीवन इनका था। बेगिंग करना मतलब मांग के एक तरीके से खाना खाना, बहुत ही सिंपल लाइफ होती थी। हमेशा सत्यवादी रहना, आपको सच बोलना, हमेशा हमेशा आपको जो है वो ईमानदार रहना है हर एक सिचुएशन में। एंड वर स्पेशली आस्क्ड नॉट टू स्टील, और आपको चोरी नहीं करनी। ये कुछ इनके प्रिंसिपल्स इन्होंने बनाया। तो पहला तो इनका हो गया कौन सा, पहला इनका हो गया अहिंसा। आपको अहिंसा नहीं करना, आपको अहिंसा करनी है, आपको अहिंसा को फॉलो करना है, आपको किसी को मारना नहीं है। दूसरी चीज़ ये है कि इनको जो है वो एब्सोल्युटली ऑनेस्ट रहना है, एब्सोल्युटली ऑनेस्ट रहना है, ईमानदार रहना है। दूसरी चीज़ नॉट टू स्टील करना है, चोरी नहीं करनी, नो स्टीलिंग, नो स्टील यानी कि चुराना नहीं है कुछ भी। ऑल्सो दे हैड टू ऑब्जर्व सेलिबेसी, उनको सेलिबेसी ऑब्जर्व करनी है। सेलिबेसी का मतलब क्या है? सेलिबेसी का मतलब एक तरीके से ये है कि आपको जो है वो ज़िंदगी भर शादी नहीं करनी, किसी भी तरीके का आपका कोई एक सेक्सुअल रिलेशन नहीं होना चाहिए। ये मतलब है एक तरीके से ब्रह्मचर्य का पालन करना। इस दुनिया से आपको बिल्कुल भी कोई लालच नहीं होना चाहिए। एक तरीके से आप बिल्कुल शादी नहीं करेंगे, आप बिल्कुल कोई रिश्ता किसी के साथ नहीं रखेंगे। आपको
ये फॉलो करना है, बहुत ही टफ रूल हैं इनके। एंड मैन हैड टू गिव अप एवरीथिंग इंक्लूडिंग द क्लोथ, पुरुषों को जो है वो बिल्कुल सेक्रीफाइस कर देना है अपना, बिल्कुल सेक्रीफाइस कर देने का मतलब ये कि आपको वस्त्र तक धारण नहीं करने हैं, सब कुछ आपको गिव अप कर देना है, आपको बिल्कुल ही जो है वो कपड़े नहीं पहनने हैं। ये उनके कुछ रूल्स थे। बहुत ही डिफ़िकल्ट था मेंस के लिए और वुमेंस के लिए टू फॉलो इन दीज स्ट्रिक्ट रूल को, स्ट्रिक्ट रूल्स को। अहिंसा तो आप चलो ठीक है एक पल को कर लो, लेकिन चोरी भी नहीं कर सकते। ईमानदार तो भैया आज के टाइम पे तो बहुत रेयर ही है जो मिल जाए, लेकिन कपड़ों को ना पहनना ये बहुत ही एक डिफ़िकल्ट टास्क था, रूल है जो फॉलो करा जाता था जैनिज़्म में। लोग करते हैं फॉलो, आज भी करते हैं, आपको ऐसे बहुत से जैन्स देखने को मिल जाएंगे जो फॉलो करते हैं इन रूल्स को फॉलो करते हैं। लेकिन मेंस और वुमेंस के लिए, सबके लिए रूल ये फॉलो करना काफ़ी हद तक डिफ़िकल्ट हो जाता है। नेवरदलेस थाउजेंड लेफ्ट देयर होम टू लर्न एंड टीच दिस न्यू वे ऑफ लाइफ। लेकिन फिर भी रूल्स काफ़ी स्ट्रिक्ट थे, डिफ़िकल्ट थे, लेकिन फिर भी लोगों ने जो है वो अपने घरों को छोड़ दिया सत्य को समझने के लिए, ट्रुथ को जानने के लिए, और इस नए वे ऑफ लाइफ को समझने के लिए लोगों ने जो था वो घरों को अपने छोड़ा। मैनी मोर रिमेन्ड बिहाइंड एंड सपोर्टेड दोज हु बिकम मॉन्क्स एंड नन, प्रोवाइडिंग दैम विद द फूड। कुछ लोगों ने पूरे तौर पे जो है वो जैनिज़्म को अपने ज़िंदगी का हिस्सा नहीं बनाया, लेकिन वो लोग सपोर्टिव बन गए। जो लोगों ने जैनिज़्म के जो ये रूल थे इनको एक्सेप्ट नहीं किया, लेकिन उन्होंने सपोर्ट करना शुरू कर दिया उन लोगों को जो इन रूल्स को फॉलो करते हैं, जो कि मॉन्क बन गए थे, जो कि नन बन गए थे। मॉन्क बेसिकली पुरुषों में होता है और नन जो होती हैं वो बेसिकली वुमेंस को होता है। वुमेंस की कैटेगरी में कहा जाता है कि नन्स जो होती हैं जो बिल्कुल ही जो है वो शादी नहीं करेंगी, वो भी एक तरीके से सेलिबेसी अपनाएंगी, जिसके बारे में मैंने पीछे बताया था, सेलिबेसी अपनाएंगी, ये नन होती हैं। और मॉन्क्स जो होते हैं वो मेल कैटेगरी होती है, पुरुषों की कैटेगरी होती है, और उनको जो थे ये खाना वाना प्रोवाइड करेंगे, एक तरीके से बैकअप देंगे, सपोर्ट देंगे, उनको प्रोवाइड करेंगे। भाई हम तो फॉलो नहीं कर सकते, लेकिन हम आपको सपोर्ट ज़रूर कर देंगे, आपको खाना प्रोवाइड करेंगे, आपकी कोई ज़रूरी चीज़ होगी तो हम उसको प्रोवाइड करेंगे। वैसे ज़रूरत तो इन्होंने किसी चीज़ की भी नहीं बताई, सिर्फ खाने पीने की बात की ज़रूरत को बताया इन्होंने, लेकिन फिर भी जिस तरीके से जो भी सपोर्ट कर सकता था वो इनको वैसे सपोर्ट करने लगे, जिन्होंने अपने ऊपर इन रूल्स को अप्लाई नहीं किया। जैनिज़्म वॉज सपोर्टेड मेनली बाय ट्रेडर्स। जैनिज़्म को जो थे वो सपोर्ट करते थे ट्रेडर्स, यानी व्यापारी जो थे, यानी कि वैश्यास टाइप के कहें, अगर हम कैटेगरीज में देखें हिंदुइज्म कैटेगरी में, लेकिन हम उसको जोड़ेंगे नहीं क्योंकि वहाँ पे रिलीजन इंटरमिक्स हो जाएगा, लेकिन जैनिज़्म हम अलग रखते हैं। तो जैनिज़्म को जो थे वो मेनली कौन सपोर्ट करते थे? ट्रेडर्स, यानी कि व्यापारी जो लोग थे वो इनको सपोर्ट करते थे जैनिज़्म को। फार्मर्स हु हैड टू किल इंसेक्ट टू प्रोटेक्ट देयर क्रॉप्स फाउंड इट मोर डिफिकल्ट टू फॉलो द रूल्स। फार्मर्स की अपनी मजबूरियाँ थी, भाई उनको अपनी फसल बचानी है तो इंसेक्ट्स को ज़रूर मारना पड़ेगा, पेस्टिसाइड छिड़केंगे तो इंसेक्ट ज़रूर मरेंगे, तो यहाँ पर अहिंसा का पालन नहीं हो पाएगा। इसलिए जो था उनको ये रूल को फॉलो करना काफ़ी डिफ़िकल्ट था। ओवर 100 ऑफ ईयर्स, 100 सालों के बाद जैनिज़्म जो था वो स्प्रेड हुआ टू डिफरेंट पार्ट ऑफ द नॉर्थ इंडिया के जो डिफरेंट पार्ट हैं वहाँ पर जैनिज़्म जो है वो 100 सालों बाद जो है वो स्प्रेड आउट हुआ। कहाँ पर? टू गुजरात, तमिलनाडु एंड कर्नाटका। इन जगहों पे आपको जैनिज़्म फॉलोअर, जैनिज़्म रिलीजन को मानने वाले आप मिल जाएंगे। जो टीचिंग्स थी महावीरा तीर्थंकर महावीरा की और उनके फॉलोअर्स की, वो ट्रांसमिट होती हैं ओरली फॉर सेवरल सेंचुरीज, यानी कई शतकों तक इनकी जो टीचिंग्स थी, इनके जो फॉलोअर्स थे वो ओरली जो थे वो ट्रांसमिट करते थे सारी बातों को, यानी कि वर्बल तरीके से, यानी हम जो बोल रहे हैं, जैसे मैं आपको ट्रांसमिट कर रहा हूँ, जो मैं शब्द बोल रहा हूँ वही शब्द आपको अपने दिमाग में मेमोराइज करके उनको दिमाग में बिठा लेना है, ठीक है। तो वैसे ही ओरली जो थी वो टीचिंग्स इनकी हुआ करती थी, कई सालों तक होते नहीं। They were written down in the form in which they were presently available at a place called Vallabhi in Gujarat। लेकिन कुछ टाइम बाद, जब ये सैकड़ों साल तक जो है कन्वे हो रही थी वर्बली, लेकिन बाद में जो है वो इनको राइट डाउन भी कर दिया गया, लिखा गया, उन टीचिंग्स को लिखा गया, और वो टीचिंग्स जो हैं वो हमें अवेलेबल होती हैं कहाँ पर? गुजरात के वल्लभी में। करीब 1500 साल पुरानी वो टीचिंग्स हैं जो आज भी रिटन फॉर्म में हमें देखने को मिल जाएंगी, जिनके बारे में आप मैप 7 पेज नंबर 87 पर देखेंगे, आगे के चैप्टर्स में उसको आप
ज़रूर देखेंगे। आप उसको अपने चैप्टर को आगे फॉरवर्ड करके देखिएगा, उसमें आपको पेज नंबर 87 पे मैप 7 आपको देखने को मिलेगा। वहाँ पर आप इसे देख सकते हैं कि गुजरात का वल्लभी कहाँ पर स्टे करता है, ठीक है, लोकेट करता है, मैप में आप देखिएगा। अब हम बात कर लेते हैं भैया संघ की। संघ क्या है? बोध महावीरा एंड बुद्धा। अच्छा, संघ को जानने से पहले हमने एक बॉक्स ये छोड़ दिया, इसको देख लेते हैं कि जैन का मतलब क्या होता है। तो जो वर्ड जैन है कम्स फ्रॉम द टर्म जीना मीनिंग कॉन्करर, यानी कि ये जीना से निकल कर आया है वर्ड। जैन का मतलब होता है, जैन जो वर्ड ड्राइव हुआ है वो जीना से निकल कर आया है, जिसका मतलब होता है कॉन्करर, जिसका मतलब होता है कॉन्क्यूरर। कॉन्करर जिसका मतलब है कि कोई ऐसा पर्सन जिसने किसी चीज़ को जीत लिया है, कुछ चीज़ को अचीव कर लिया है, पा लिया है, उसे कहा जाएगा कॉन्करर। तो ये उसका जीना का मीनिंग है। पढ़ते हैं हम संघ के बारे में। संघ के बारे में क्या लिखा हुआ है कि बोथ द महावीरा और बुद्धा फेल्ट दैट ओनली दोज हु लेफ्ट देयर होम कुड गेन ट्रू नॉलेज। दोनों ही जो थे वो संघ के मुताबिक दोनों ही जो महावीरा थे और बुद्ध थे, उनका ये मानना था कि जो कोई भी जो है वो घर को अपने छोड़ देता है नॉलेज की गेन के लिए, ज्ञान की प्राप्ति के लिए, जो कोई भी अपने घर को छोड़ देता है, ये मानना था सिर्फ वही, ओनली दोज हु लेफ्ट देयर होम कुड गेन, यानी वही जो है वो ज्ञान की प्राप्ति कर सकते हैं, जो घर को छोड़ देते हैं, अपने घर बार को छोड़ देते हैं, वही ज्ञान की प्राप्ति कर सकते हैं, ऐसा मानना था महावीर और बुद्धा का। दे अरेंज्ड फॉर देम टू स्टे टुगेदर इन अ संघ, और उनके लिए जो थे वो उन्होंने अरेंज कर दिए थे संघ, यानी कि उन्होंने पूरा एक ऑर्गेनाइजेशन अपना बना लिया था कि जो कोई भी घर बार छोड़कर ज्ञान की प्राप्ति के लिए साथ में आता है वो सब एक ही जगह पर रहेंगे, वो एक संघ में साथ में रहेंगे, यानी एक एसोसिएशन होगा जो अपना घर बार छोड़कर आ गए हैं ज्ञान की प्राप्ति के लिए, उनके लिए संघ बना दिए गए थे। रूल्स मेड फॉर बुद्धिस्ट के लिए जो रूल्स थे संघ वर रिटन डाउन इन अ बुक कॉल्ड विनय पिटका, यानी कि जो रूल्स बुद्धिस्ट के द्वारा बनाए गए थे, बुद्धिस्ट संघ के द्वारा जो रूल्स बनाए गए थे वो उनको एक बुक में लिख दिया गया जिसका नाम था विनय पिटका। ये हिंदी में आप जैसे ही पढ़ जाए विनय पिटका कहेंगे, विनय या पिताका कह सकते हैं, आप ये कुछ भी कह सकते हैं, ये आप पढ़ने के ऊपर आपके है। लेकिन विनय पिटका नाम की किताब थी जिसमें वो संघ के रूल्स लिखे हुए थे जो कि बुद्धिस्ट को फॉलो करने होते थे। फ्रॉम दिस वी नो दैट देयर वर सेपरेट ब्रांचेस फॉर मैन एंड वुमेन। इससे हमें ये पता चल जाता है कि एक सेपरेट ब्रांच थी पुरुषों की और महिलाओं की। ऑल मैन कुड ज्वाइन द संघ, सारे मैन यानी सारे पुरुष जो थे वो संघ को ज्वाइन कर सकते थे। हालांकि चिल्ड्रन हैड टू टेक द परमिशन ऑफ देयर पेरेंट्स, बच्चों को जो थी वो अपने पेरेंट्स की परमिशन लेनी पड़ती थी। और जो स्लेव्स थे यानी जो गुलाम हुआ करते थे, दास कहेंगे या दासी कह सकते हैं, जो कोई भी होते थे उनको अपने मास्टर्स के द्वारा जो थी वो परमिशन लेनी पड़ती थी कि हम जो है वो संघ का एक हिस्सा बनना चाहते हैं तो हमें उसकी परमिशन दी जाए। बच्चे अपने पेरेंट्स से पूछेंगे और जो स्लेव्स होंगे वो अपने मास्टर से पूछेंगे। दोज हु वर्कड फॉर द किंग, जो अपने किंग के लिए काम कर रहे हैं उनको परमिशन लेनी पड़ेगी। दोज हु वर्कड फॉर द किंग हैड टू टेक हिज परमिशन, जो किंग के लिए काम कर रहे हैं वो किंग से इजाज़त लेंगे। और जो डेटर्स हैं, जो कर्जदार हैं, वो लेनदार से, जो कर्जदार हैं वो अपने क्रेडिटर से यानी कि जिन्होंने उनको पैसा दिया है उनसे वो परमिशन लेंगे। क्योंकि ऐसा नहीं कि भैया वो अब ऐसा है कि आपने किसी से कर्जा लिया और आप चुका नहीं पा रहे हैं तो आप ये डिसाइड करें कि चलो यार ऐसा है हम जो है वो एक संघ का हिस्सा बन जाते हैं, हम सारी मोहमान ऐसा त्याग देंगे और हमें पैसा भी नहीं देना पड़ेगा। आपके मन में ये इंटेंशन नहीं होना चाहिए। क्यों? क्योंकि यहाँ पर आपकी ऑनेस्टी पर असर पड़ जाएगा, यहाँ पर आपकी ऑनेस्टी पर असर पड़ जाएगा और ऑनेस्टी एक रूल नहीं है जैन में। तो वैसी ही चीज़ें हैं लेकिन इसमें ऑनेस्टी होनी चाहिए। बुद्धा भी ऑनेस्ट थे, एनलाइटमेंट उनको ऐसे थोड़ा ना मिल गई, तो वो ऑनेस्टी होनी चाहिए। इसीलिए कहा गया है कि डेटर्स जो हैं वो अपने क्रेडिटर से परमिशन लेंगे कि वो जो है संघ ज्वाइन करना चाहते हैं। वुमेन हैड टू टेक देयर हस्बैंड परमिशन, महिलाओं को जो है वो अपने हस्बैंड की परमिशन लेनी पड़ेगी कि महिलाएं जो हैं वो अपने हस्बैंड यानी कि अपने पति से जो है वो परमिशन लेंगे कि हम संघ ज्वाइन करें कि नहीं करें। अगर उन्हें इजाज़त मिलती है तो ठीक, नहीं मिलती तो वो एक अलग इशू है, वो कैसे कर सकती हैं, ये उनका अलग एक रहा होगा डिसीजन। मैन एंड वुमेन हु ज्वाइन द संघ, मैन और वुमेन जिन्होंने संघ को ज्वाइन किया था उन्होंने जो थी बड़ी सिंपल लाइफ अपनी जीना शुरू कर दिया, लेड सिंपल लाइफ।
दे मेडिएटेड फॉर मोस्ट ऑफ द टाइम, ज़्यादातर टाइम में वो ध्यान में मग्न रहती थी, शहरों में जाती थी, गाँवों में जाती थी खाना मांगने के लिए, फूड बैग करने के लिए, एक ड्यूरिंग फिक्स आवर की, इतना हमारा फिक्स आवर होता है कि हम 3 घंटे जाके जो है वो शहर में जो है वो भिक्षा मांगेंगे, बैगिंग करेंगे, ये उनका टाइम हुआ करता था और अपना वो मेडिटेशन करा करती थी। दैट इज़ वाई दे वर नोन एज भिक्खूज, इसीलिए उनको जो है वो भिक्खूज कहा जाता है। द प्राकृत वर्ड फॉर द रिनाउंसर, ये प्राकृत वर्ड है रिनाउंसर के लिए, यानी कि रिनाउंसर का मतलब कि मैं अपनी विश को वापस ले रहा हूँ एक तरीके से, तो वो भिक्खूज हैं, तो उनको प्राकृत वर्ड रिनाउंसर के तौर पे हम जो है भिक्खूज कहते हैं। एंड भिक्खुनीज महिलाओं के लिए है और भिक्खूज पुरुषों के लिए डिस्क्राइब करा गया है वर्ड। दे टॉट अदर्स एंड हेल्प्ड वन अनदर, वो एक दूसरे को पढ़ाते हैं, मदद करते हैं। मीटिंग्स हेल्ड होती हैं, सेटल होते हैं एक जगह पे, टू सेटल एनी क्वारल, यानी कोई भी झगड़ा अगर फसाद हुआ, कोई आर्ग्यूमेंट चल रही है तो उसके बारे में मीटिंग सेटअप्स होती हैं, उन पर डिस्कशंस होते हैं। एंड दैट टुक प्लेस विद इन द संघ, और ये सारा काम जो होता है वो संघ में ही होता है। जो भी डिबेट्स हैं, मीटिंग्स हैं, किसी क्वारल को सेटल करने के लिए, ये सारी मीटिंग्स जो होती हैं वो संघ में ही होती हैं, यानी ऑर्गेनाइजेशंस में ही होती हैं। जो ज्वाइन करते हैं संघा को इंक्लूड ब्राह्मण्स भी होते हैं, उसमें क्षत्रियास भी होते हैं, मर्चेंट हैं, लेबरर्स हैं, बार्बर्स हैं, कॉर्टिजन्स हैं एंड स्लेव्स हैं। जिन्होंने ज्वाइन किया संघा को उनमें कौन कौन थे? ब्राह्मण थे, क्षत्रिय, मर्चेंट, लेबर, बार्बर, कॉर्टिजन्स, स्लेव्स, इन लोगों ने जो था वो संघा को ज्वाइन किया था। मैनी ऑफ देम रोट डाउन द टीचिंग्स ऑफ द बुद्धा, इन्होंने बहुत से लोगों ने जो है वो बुद्धा की टीचिंग्स को रिटन डाउन करा, लिखा। सम ऑफ देम ऑल्सो कंपोज ब्यूटीफुल पोएम्स, इनमें से कुछ लोगों ने जो थी ये बहुत ही बेहतरीन कविताएं भी लिखी, जो कि डिस्क्राइब करती हैं देयर लाइफ इन द संघ, उनकी संघ में क्या ज़िंदगी है, वो कैसी ज़िंदगी जी रहे हैं, इसको डिस्क्राइब करते हैं पोएम्स के थ्रू। ये देखने को मिलती हैं, इनमें से बहुत से लोग जो हैं वो पोएम्स को लिखते हैं। अब सवाल आता है, भाई इतना कुछ पढ़ लिया, सवाल तो बनता है। 2 वेज आपको लिस्ट आउट करने हैं जिसमें संघ जो थे वो डिस्क्राइब कर रहे हैं इस लेसन में। इन विच द संघ डिस्क्राइब्ड इन दिस लेसन वॉज डिफरेंट फ्रॉम द वन मैंशनड इन चैप्टर 5। चैप्टर 5 में जो मैंशन करे गए हैं लेसन्स, वो संघ के लेसन से किस तरीके से डिफरेंट हैं, इनके बारे में 2 आपको सेंटेंस लिखने हैं, 2 तरीके बताने हैं। कोई सिमिलैरिटी भी है इनमें, उसके बारे में भी आपको यहाँ पर बताना है। पार्ट 3 हमारा जो होगा वो विहारास के बारे में होगा, क्योंकि वीडियो ज़्यादा लेंदी हो जाएगा, तो हम अगले वीडियो में जो है वो विहारास के बारे में पढ़ेंगे। तो इसी वीडियो को हम यहीं पर एंड करते हैं और मिलते हैं जल्द ही पार्ट 3 के साथ। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।